के मोबाइल में थे घोटाले के सबूत। 1400 करोड़ के फंड में हेरफेर। एसडीएम से भरत की लड़ाई की इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत भूषण के छोटे भाई चंदन तिवारी फेक एनकाउंटर के मामले में बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अगर ये सच है, व्यवस्था को हिला देने वाला है। चंदन के अनुसार बिलौटी मौजा की जिस जमीन पर जवनिया गांव के बाढ़ विस्थापितों को बसाया जा रहा था, वहां विकास के लिए सरकार की ओर से पहले 11 करोड़ फिर 1400 करोड़ का फंड आया था। एसडीएम के घोटाले के सबूत भैया के पास थे, जो उनके मोबाइल में थे। अब क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार में जानते हैं इसका पूरा खुलासा चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युसर से। सर, भरत के परिवार ने बड़ा सवाल उठा दिया है। देखिए, भरत के भाई चंदन के अनुसार सोशल मीडिया पर भरत भैया ने एसडीएम का नाम लिया है और इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि एसडीएम ने उन्हें धमकी दी है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मरवा देंगे। गलती से हम लोगों ने, वो कह रहा है लड़का चंदन, की गलती से हम लोगों के एफआईआर में उसका नाम छूट गया है एसडीएम का। मतलब चाहते हैं कि एसडीएम को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। एसडीएम संजीत कुमार है जगदीशपुर के, और उनके साथ भरत की लड़ाई चल रही थी, ये सबको पता है। उनका कहना है कि मेरे भाई की हत्या में मुख्य आरोपी एडीएम ही है, माने एसडीएम ही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस दिन के सीसीटीवी कैमरे की जांच कराई जाए जिस दिन भरत भूषण एसडीएम के ऑफिस गए थे। चंदन के अनुसार ऑफिस में भरत भूषण के साथ धक्का मुक्की हुई थी, उससे अपमानित किया गया था, गाली देकर भगा दिया गया था, और उसके बाद वो गुस्से में आया, हथियार खरीदा और वीडियो वायरल हुआ। सीसीटीवी कैमरे की जांच होगी तो सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। तो एसडीएम पर भी कार्रवाई की मांग हो रही है। जी सर, तो ऐसे में भरत तिवारी अपने फेसबुक पोस्ट पर लगातार जगदीशपुर एसडीएम का जिक्र भी करते रहते थे। बिल्कुल, अब सबके जहन में यही सवाल है कि भरत ने कई पोस्ट में सीधे तौर पर जगदीशपुर के एसडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगा रहा था। आखिर भरत तिवारी और जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार के बीच तानातनी का कारण क्या था, सबके जहन में यही सवाल है। तो भरत तिवारी ने 6 जून को फेसबुक पोस्ट में लिखा, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बिलौटी गांव में बसाए जा रहे बाढ़ प्रभावितों के लिए लगाए जा रहे हैंडपंप के काम में लापरवाही, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ये सच है कि वहाँ जो हैंडपंप लगे हैं उनसे गंदा पानी आ रहा है, कीड़े वाले पानी आ रहा है जिसको पिया नहीं जा सकता है। तो इसको उठा रहा था। इसके खिलाफ उस आगे बोलता है वीडियो में कि इसके खिलाफ मैंने 5 जून को नल जल विभाग के एसडीओ से बात की। उन्होंने गलती भी स्वीकारी और कहा कि कार्रवाई करते हैं। भरत ने भ्रष्टाचार के लिए सीधे जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार को जिम्मेदार बताया था। भरत तिवारी का आरोप था कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, खासकर जगदीशपुर के एसडीएम और अंचल स्तर के अधिकारी आम जनता के काम में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और यही लड़ाई का जरिया था। तो भरत की नाराजगी किस बात को लेकर ज्यादा थी? देखिए, भारत बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और जमीन अलॉटमेंट और मुआवजे से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली से बहुत नाराज था। वो व्यवस्था को सुधारने की मांग कर रहा था, लेकिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने की वजह से उसने अपना आपा खो दिया और फेसबुक पर लाइव आकर उनका पोल खोलने लगा। जगदीशपुर एसडीएम को चुनौती दे रहा था लगातार। एनकाउंटर से 2 दिन पहले 15 जून को फेसबुक पर किए गए पोस्ट और लाइव में भरत ने कहा कि वो देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी युद्ध शुरू करने जा रहा है। भारत ने जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीएम को जान से मारने तक की धमकी दे दी थी। उसने फेसबुक लाइव में अवैध हथियार लहराते हुए कहा था कि अगर अधिकारियों ने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं कानून हाथ में ले लूंगा। उसने भी कहा कि मैं जानता हूं ये गैर कानूनी है, लेकिन मेरा इरादा नेक है, तरीका गलत है, इरादा नेक है। और गांव के लोग भी बता रहे हैं, जो दलित शोषित पिछड़े हैं जिनकी लड़ाई लड़ रहा था, वो भी कह रहे हैं कि भरत ने जब देखा कि चापाकल से गंदा पानी आ रहा है तो एसडीएम को फोन किया था उनके सामने और कहा था कि तुम मिनरल वाटर पियोगे या यहाँ लोग गंदा पानी पिएंगे, मैं भगत सिंह बन जाऊंगा, उड़ा दूंगा। तो धमकी दी थी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गोली मार देता। कहाँ मारा किसी को? किसी को नहीं मारा उन्होंने। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि भरत की लड़ाई क्यों थी एसडीएम के साथ? कोई जाति दुश्मनी उसकी तो थी नहीं, अपने घर की मांग तो कर नहीं रहा था, वो कटाव पीड़ितों के लिए लड़ रहा था। और उसका आरोप है कि कटाव पीड़ितों की सहायता के लिए जो राशि आई उसमें घपला हो रहा है। और आखिरकार जब किसी ने नहीं सुनी तो उसने हथियार खरीद लिया लॉकेट बेचकर, और जानबूझकर वीडियो वायरल कर दिया ताकि सबका ध्यान जाए
उसके उन गांव के लोगों की समस्या की तरफ। मकसद कुछ और था, हो गया कुछ और। सर, तो भरत ने आरोप भी लगाया कि उसे पागल घोषित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये तो पुलिस थानेदार का जो मैंने इंट्रोगेशन किया है उसमें उसने भी स्वीकार किया कि पागल नहीं है, विक्षिप्त नहीं है। जी। और वो कह रहा है कि देखिए उसके पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। जी। और पुलिस ने बयान भी दिया है कि वो विक्षिप्त है, पागल है। जी। एसपी के प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जी। इसका मतलब कि उसके आरोप में तो दम है, क्योंकि वो पागल तो लग नहीं रहा है, बिल्कुल जुनूनी लग रहा है। जी सर। जो चला जा सकता है बागेश्वर धाम पैदल, वो जुनूनी ही न है। जी। जो अपने घर परिवार की चिंता छोड़ के शादी ब्याह करने से नहीं करने का संकल्प लेके अपना पहले ही पिंडदान करवा चुका है और कह रहा है कि समाज के लिए लड़ेंगे, तो समाज तो उसको पागल कहेगा ही। भरत अपना पिंडदान करवा चुके हैं। बिल्कुल। तो 17 जून 2026 की सुबह इनकाउंटर वाले दिन जी। किए गए अपने आखिरी फेसबुक लाइव में भरत ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन मुझे मानसिक रूप से विक्षिप्त या पागल साबित करने की साजिश रच रहे हैं, ताकि मुझे जबरन उठाकर मानसिक अस्पताल में भेजा जा सके और मेरी आवाज दबाई जा सके। भरत ने कहा था कि मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। जवनिया गांव के बाढ़ प्रभावितों के लिए बिहार सरकार की ओर से शाहपुर प्रखंड के मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर बिलौटी गांव के पीछे बिलौटी मौजा में उनको बसाया जा रहा है। करीब 5.5 एकड़ सरकारी जमीन पर यह हर परिवार को 3-3 डेसिमल जमीन आवंटित की गई है बाढ़ कटाव पीड़ितों को। दावा किया जा रहा है कि जहां विस्थापितों को बसाया जाना है उसे सरकार मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित भी करेगी। तो यही सवाल उठ रहा है कि जब इतना कुछ सरकार कर रही थी तो ये क्यों हुआ। जी सर, तो फिर भरत की शिकायत क्यों थी? देखिए, शिकायत यही थी ना कि सरकार तो कर रही है, सरकार से कहाँ वो शिकायत कर रहा था, मुख्यमंत्री को गाली दे रहा था? नहीं, मैनेजमेंट पे वो शासन प्रशासन, स्थानीय शासन प्रशासन पर आरोप लगा रहा था। वो मोदी जी का भक्त था, वो कट्टर सनातनी था भाई। वो थोड़ा था कि बीजेपी के विरोधी था, वो तो कट्टर सनातनी था। लेकिन कट्टर सनातनी होते हुए भी उसकी तस्वीरें जो आ रही हैं कि मुस्लिम भाइयों के साथ बैठना, खाना खाना, प्रेम व्यवहार करना, ये दिखाता है कि ही जातिवाद और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता था। तो असली सनातनी तो वही है जो भेदभाव न करे ना। तो फिलहाल आप जान लीजिए, आपका सवाल का जवाब देता हूँ। आवंटित जमीन पर 2 हैंडपंप और बिजली का खंभा लगाया गया है। अभी मैं गया था गांव में, जबकि एक सामुदायिक भवन और एक आंगनवाड़ी का काम निर्माणाधीन है। भरत का कहना था कि मॉडल टाउनशिप के लिए प्रशासन की ओर से अब तक जवनिया गांव के 70 परिवारों को चिन्हित किया गया है। इन्हें जमीन का आधिकारिक पर्चा भी सौंप दिया गया है। 70 में से हर बाढ़ प्रभावित परिवार को मात्र 1,20,000 रुपये दिए जाने हैं। ये रकम 3 किस्तों में दी जानी है। भरत का कहना है कि इसी रकम से बाढ़ प्रभावितों को ईंट भी खरीदनी है, दीवार से लेकर छत तक बनाना है। लेकिन जहां बाढ़ प्रभावितों को बसाया जा रहा है वो गड्ढे में जमीन है। 2 से 3 घंटे की बारिश में घुटनों तक पानी भर जाएगा। ज्यादा बारिश हो जाए तो 60 फीट तक पानी, क्योंकि बगल में नदी है। इसलिए वहां प्रशासन को अपने पैसों से मिट्टी भरवाने की मांग कर रहा था। और प्रशासन का कहना था कि इसी 1,20,000 में आप लोग मिट्टी भी भरवा लीजिए। और वो कहता था कि नहीं, ये तो घर बनाने के लिए भी कम पड़ेगा, मिट्टी कहाँ से 8 फीट भरवाएंगे लोग, तो मिट्टी भरवा के जमीन दीजिए, बराबर जमीन, तब ना 1,20,000 में एक झोपड़ी बनेगी। तो लड़ाई उसकी यही थी। इसी लड़ाई को लड़ रहा था। मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखिए, भरत कह रहा था कि जो गरीब लोग हैं जिनको 1,20,000 घर बनाने के मिला है, वो अपने इसी पैसे से मिट्टी भरवाएंगे कि घर बनाएंगे। मतलब गरीबों की आवाज सुनते थे, उनको समझते थे। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी लड़ाई वो लड़ रहा था, प्रशासन की टीम ही मिट्टी डलवाए ये मांग कर रहा था। भरत का कहना था कि कुछ लोगों ने आवंटित जमीन पर रहना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उनके लिए शुरुआत में बिजली पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। भरत ने प्रयास किया तो बिजली पानी की व्यवस्था की गई। गांव वाले भी कह रहे हैं कि भरत के कारण ही सड़क बनी है और ये बिजली के खंभे लगे हैं। तो उतना संघर्ष किया तो उतना नतीजा निकला था, ऐसा नहीं है। केवल मिट्टी भरवाना था और उसकी जान चली गई एक छोटी सी मांग को लेकर। तो मेरा तो सवाल है कि जो नेता जाते हैं वहां श्रद्धांजलि देने, फोटो खिंचाकर बड़े बड़े बयान देकर सरकार पर हमला करके चले आते हैं, क्या वो मिट्टी नहीं भरवा सकते हैं? या उनको दिख नहीं रहा? काम सरकार करे और सरकार पर ही निशाना साधिएगा, और आप केवल बोल के या बयान दे के चेहरा चमका के आ जाइएगा।
हर पार्टी के पास फंड है ना, 2-4 हजार करोड़ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ 5-10 करोड़ देने के लिए नहीं है गरीब जनता को देने ना। तो राजनीति कर रहे हैं तो थोड़ा काम भी करिए। सरकार को कोस रहे हैं तो सरकार से उम्मीद मत करिए। आप लोग खुद अपने दल से, अपनी पार्टी से, इस गांव में कितना लगेगा 70 लोगों का घर बनाने में? 100-200 करोड़ लगना है। 2-4-5 करोड़ लगाइएगा तो मॉडल घर बन जाएगा। तो सर ऐसे में जगदीशपुर के जो एसडीएम हैं संजीव कुमार, उनका क्या कहना है इस मामले पे? देखिए, संजीत कुमार के दफ्तर भी मैं गया था, दफ्तर बंद था, कोई कर्मचारी भी नहीं था जवाब देने के लिए, और मैंने उनको पूरे शहर में खोजा। और कल तो एक पर्व भी था जी सर, मुहर्रम, तो मुझे लगा कि वो कहीं घूम रहे होंगे जी प्रशासनिक कार्यों से शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन पूरा शहर घूम लिया, जगदीशपुर से लेकर बिहटा, बिहिया, बिहिया, जगदीशपुर और शाहपुर सब घूम लिया मैं, कहीं वो नजर नहीं आए। नजर नहीं आए, आपसे भागते दिखे? नहीं, कहीं नजर ही नहीं आए। 17 जून को भरत इनकाउंटर के बाद से ही लोग कह रहे हैं कि जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार की ऑफिस में काफी कम एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। हालांकि वे नियमित रूप से दफ्तर तो आते हैं, थोड़ा देर बैठते भी हैं और जरूरी कामों को निपटा देते हैं, लेकिन लोगों से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन मैं तो गया तो ताला ही बंद था, और मोबाइल भी नहीं उठा रहे। सबसे बड़ी बात है ना कि हर साल मुहर्रम पर्व को लेकर तत्पर और एक्टिव रहने वाले एसडीएम शुक्रवार को कहीं जनता के बीच नजर ही नहीं आए। तजिया जुलूस के दौरान भी कहीं नहीं दिखे। इस दिन उनके दफ्तर में भी ताला लगा हुआ था, और मोबाइल फोन मैं कर रहा था, मोबाइल फोन पर उनको कॉल कर रहा था, वो फोन भी नहीं उठा रहे थे। 4-5 नंबर से फोन किया, हो सकता है कि मेरा नंबर उनके पास हो, लेकिन किसी का फोन उठा नहीं रहे थे। तो सवाल उठता है कि क्यों, इतना डर क्यों? अब तो परिवार भी इनकी भूमिका पर सवाल उठा रहा है, और उनको डर लग रहा होगा कि भाई अब जांच की आंच उन तक आने वाली है, तो थोड़ा नर्वस होंगे। सर तो ऐसे में एसडीएम के खिलाफ अब जांच होगी? देखिए, जवनिया गांव के बाढ़ विस्थापितों के लिए विकास फंड में हेरफेर के आरोपों को लेकर शुक्रवार को सीनियर वकील और ज्ञानवापी एवं कृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी की ओर से जांच की मांग की गई है। सौरभ तिवारी ने बिहार के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कथित भ्रष्टाचार में एसडीएम की भूमिका को लेकर जांच की मांग की है, और चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि जवनिया गांव के विस्थापितों के पुनर्वास योजना में कथित वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में जगदीशपुर एसडीएम के शाहपुर सीओ की भूमिका की जांच पर की जानी चाहिए, और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराई जानी चाहिए। जांच में किसी तरह की लीपापोती नहीं होनी चाहिए, इसलिए जांच पूरी होने तक जगदीशपुर के एसडीएम, शाहपुर के अंचलाधिकारी और सीओ को निलंबित करने की उन्होंने मांग की है, ताकि सबूतों या फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ न हो। देखिए, भरत आरोप लगा रहा है, या भरत के लोग को जानने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं, और ये खबर बहुत हवा में है कि 1400 करोड़ बाढ़ कटाव पीड़ितों के लिए आने वाला था। जैसे गंगा में बांध बनाना है, बोल्डिंग का काम करना है कि कटाव ना हो, फिर इनको बसाना है, टाउनशिप बनाना है। तो भरत का भाई तो आरोप लगा रहा है कि 1400 करोड़ रुपए इसके लिए आने वाले थे, और भरत तो अभी से लड़ाई लड़ रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो 1400 करोड़ रुपया जब आता तो आगे भरत काम ही नहीं करने देता। हाँ, मलाई नहीं खा पाते अधिकारी, इसलिए अधिकारियों के निशाने पर था। लेकिन अभी तक मुझे कोई अधिकृत जानकारी नहीं है कि 1400 करोड़ की कोई योजना है इस इलाके के लिए, मुझे नहीं है। लेकिन आम आदमी में खबर दिमाग में चल रही है कि भाई तो 1400 करोड़ का कोई घपला घोटाला होने वाला था, भरत लड़ रहा था इसलिए उसकी हत्या की गई है, इस तरह की खबरें चल रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को स्थिति क्लियर कर देनी चाहिए कि भ्रम ना हो, क्योंकि इस तरह की घटना होती है ना तो बहुत लोग शरारती तत्व गलत माने अफवाह भी फैलाते हैं। बहुत सी बातें हाँ, अपने मन से डालते हैं, गढ़ते हैं, और उससे और स्थिति खराब होती है। तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन के अधिकारियों को क्लेरिफाई कर देना चाहिए कि यहाँ कोई इस तरह की परियोजना नहीं थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, और घोटाला हुआ है या नहीं अभी अब तक इसकी जांच का ऐलान कर देना चाहिए, ताकि लोग संतुष्ट हो सके। तो सुना आपने, तो इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।